प्रिय विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध की इस कक्षा में आपका स्वागत है। अब तक हमने निबंध और साहित्यिक निबंध क्या होते हैं, उनके तत्व क्या हैं, इस बारे में जानकारी ली। अब हम हमारे पाठ्यक्रम में जो विविध विषय वस्तुएं दी गई है, विभिन्न इकाइयों के अंतर्गत, उनको प्रारंभ करेंगे। तो हमारे पाठ्यक्रम में 5 इकाइयों के अंतर्गत पूरे पाठ्यक्रम को बांटा गया है, जिसमें पहली इकाई जो है प्रिय लेखक पर है और लगभग 2500 शब्दों में इसका उत्तर देना है। दूसरी इकाई विभिन्न सिद्धांतों और विमर्श पर है, जिनमें सिद्धांत यथार्थवाद हो गया, अति यथार्थवाद हो गया, स्वच्छंदतावाद हो गया, रूपवाद हो गया, जनवादी विचार हो गया, मनोविश्लेषणवाद हो गया, फिर विमर्शों में स्त्री विमर्श हो गया, दलित विमर्श हो गया, आदिवासी विमर्श हो गया, और इसके साथ साथ आजकल एक नया विकलांग विमर्श और चला है। तो इस तरह से ये हमारे पाठ्यक्रम में दूसरी इकाई रखी गई है। तीसरी इकाई विविध का जो काव्य आंदोलन हुए हैं हमारे हिंदी के इतिहास के विकास क्रम में चलते हुए, उनमें से कुछ आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, जैसे प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, गीति, नवगीति एवं प्रमुख आंदोलन जो रहे उनका विश्लेषण करना, उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन करना। और चौथी इकाई है वो है राजस्थान का हिंदी साहित्य और संस्कृति। राजस्थान के साहित्यकारों ने किस तरह से साहित्य लिखा है, हिंदी का कौन सा साहित्य लिखा शामिल किया जा सकता है, और उसके बाद वो हमारी संस्कृति से कहाँ तक जुड़े हुए हैं, राजस्थान की संस्कृति को कहाँ किस तरह से उभारते हैं। पांचवी इकाई लोक साहित्य और समाज। ये एक नया पहलू है हिंदी में लोक साहित्य को लेकर के। पहले हमारे पाठ्यक्रमों में लोक साहित्य को कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया था, लेकिन इन पाठ्यक्रमों में जो लागू हुए हैं पिछले 2-3 सालों से, हमारे लोक साहित्य को भी स्थान दिया जा रहा है। और वो लोक साहित्य समाज को किस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत करता है, वो सारी बातें इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं। हालांकि यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया है कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें होगी, कौन कौन सी बातें होगी, किस तरह का साहित्य होगा, किस तरह का समाज होगा, समाज की कौन कौन से बिंदुओं को ये छुएंगे, ये ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं किया गया, न तो चौथी इकाई में और न ही पांचवी इकाई में। तो हम फिर भी कोशिश करेंगे कि अधिकांश जो बातें हैं उनको हम इसमें समाहित कर लें। हम सर्वप्रथम जो पहली इकाई है उसमें मेरे प्रिय लेखक जो हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मेरे प्रिय लेखक की जब आपको बात करनी होती है तो आप कैसे लिखेंगे उस पर निबंध। आपके कई प्रिय लेखक हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपको कोई लेखक प्रिय लगता ही नहीं हो। तो आप सोचिए उस समय इसकी, जो आपको मान लो सब अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन उन कम अच्छों में से थोड़ा सा अच्छा ढूंढ लीजिए, या बुरे लगते होंगे तो उन बुरों में से कम बुरा लेखक ढूंढ लीजिए। तो सबसे पहले हमें तय करना पड़ेगा, यदि प्रश्न में दिया हुआ नहीं आता है कि इस निबंध इस लेखक पे लिखना है, तो जैसे शीर्षक से स्पष्ट होता है कि इसमें सिर्फ ये दिया जाएगा कि आप अपने प्रिय लेखक पर निबंध लिखिए, लेखक का नाम नहीं आएगा। और आना भी नहीं चाहिए लेखक का नाम,
क्योंकि मेरा प्रिय लेखक वो कैसे जान सकता है प्रश्न बनाने वाला? वो तो मैं ही जानूंगा, या आपके प्रिय हैं वो आप ही जानेंगे, उसको मैं कैसे जान पाऊंगा? मैं तो तभी जान पाऊंगा ना जब आप मेरे प्रिय लेखक पर निबंध लिखेंगे या अपने प्रिय लेखक का नाम बताएंगे। हाँ, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये छांट कर रखना होगा, या ये बात सोच कर रखनी होगी कि मेरा सबसे प्रिय लेखक कौन सा है। यदि बराबरी के भी हैं 2 3 4 तो भी उनमें से एक को छांट करके आपको रखना है, क्योंकि लिखने के लिए तो एक ही लेखक मिलेगा। 2 3 4 पर तो लिख नहीं सकते। तो यहाँ आपको सबसे पहले ये पसंद करके रखना पड़ेगा कि आपको किस पे लिखना है। कोई पुराने लेखक पे लिखना है, कोई मध्यकालीन लेखक पे लिखना है, या कोई आधुनिक कालीन लेखक पे लिखना है, कोई कवि पे लिखना है, या कोई कहानीकार पे लिखना है, या कोई निबंधकार पे लिखना है, कोई उपन्यासकार पे लिखना है, या साहित्य की जो अनेक विधाएं हैं लेखकों ने उन पर काम किया है, तो उनमें से किसको चुनना है? तो आपको देखना है कि आपको देखना है कि जो निबंध जिस लेखक पर आप लिखना चाहते हैं, जिसके बारे में आप सबसे अधिक जानकारी जुटा सकें और जिससे आप हृदय से जुड़े हों और उसके जीवन वृत्त से भी परिचित हों, उस लेखक को चुनना है। क्योंकि उस पर लिखना या ऐसे लेखक पर लिखना हमारे लिए सबसे आसान होगा। अब आपको पसंद तो लेखक मान लो कि प्रेमचंद हैं, लेकिन लोगों से सुनकर के आपने तुलसी पर ले लिया, और तुलसी पर सामग्री आपको उपलब्ध ही नहीं है। आप तुलसी पर लिखना चाहते हैं, लेकिन तुलसी पर लिखने के लिए आपके पास व्यवस्थित सामग्री नहीं है, तो आप कैसे लिखेंगे तुलसी पर? हो गई कठिनाई खड़ी। तो ये कठिनाई खड़ी नहीं हो, इसलिए हमें पहले से तय करके रखना है कि हमें किस लेखक पर अपने निबंध को लिखना है। चाहे आप किसी को ले लें, निबंधकार को लें, कवि को लें, उपन्यासकार को लें, गद्य वाले को लें, पद्य वालों को लें, या पुराने साहित्यकार को लें, या नवीन साहित्यकार को लें, किसी को भी लें, लेकिन आपकी जानकारी उसके बारे में होनी चाहिए। और यदि पूरी जानकारियां नहीं हैं तो जब आप तय कर लेते हैं तो उस निबंधकार पर आप पूरी जानकारी जुटाइए। हालांकि हम भी बाद में कुछ लेखकों पर चर्चा करेंगे यहाँ कि किस तरह से हम उन पर निबंध लिखें, क्या क्या चीज़ें उनकी लें, वो हम करेंगे। आज तो हम खाली ये विचार कर रहे हैं कि निबंधकार पे किसी लेखक पे निबंध लिखना है तो हम कैसे लिखें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कम से कम 8-10 लेखकों के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक कोई आपने याद कर लिया छोड़ दिया। वो इसलिए है कि चलो परीक्षा के लिहाज से तो आपके लिए एक काफ़ी है, लेकिन जब आप एमए कर रहे हो, उस विषय के मास्टर बन रहे हो, अर्थात बहुत बड़े ज्ञाता बन रहे हो, तो आपसे कभी भी किसी भी समय दूसरे लोगों की अपेक्षा रहेगी कि आपको तो ज्ञान है, और वो आपसे कहीं से भी प्रश्न, किसी पर भी प्रश्न पूछ सकता है। हो सकता है कि तात्कालिक तौर पे हमको याद नहीं रहे, हम कह देंगे भाई अब मैं थोड़ी देर बाद सोच के बताऊंगा या कल बताऊंगा, लेकिन जब हमारा पढ़ा हुआ ही नहीं है तो हम पढ़ के कहाँ बताएंगे। पढ़ा हुआ है तो याद आ जाएगा थोड़ा सा देखते ही, उस पर आपके विचार भी तैयार मिलेंगे। खाली घटनाक्रम याद करने हैं या उनकी रचनाओं को एक बार पलट करके देखना है। तो सबसे पहला काम, हम 5-7 लेखकों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे,
ताकि हम उन पर अच्छी तरह से या भली भांति निबंध लिख सकें। और ऐसे लेखक को चुनें जिसको आम तौर पर दूसरे नहीं चुनते हों। आप ऐसे लेखक को चुन लेंगे प्रिय लेखक के रूप में जिसको तो 90% यदि विद्यार्थी लिख रहे हैं जिस पर निबंध, तो आप सामान्य विद्यार्थी हो जाते हैं। आपको सामान्य नहीं, विशेष विद्यार्थी बनना है तो आप ऐसा लेखक चुनिए जिसको जल्दी से कोई दूसरा नहीं लिखता हो। अब है कि हमने जानकारियाँ इकट्ठी कर ली, तो फिर निबंध कैसे लिखेंगे। हमने निबंध के तत्व देखे, साहित्यिक निबंध के तत्व देखे, जिसमें प्रस्तावना थी, कलेवर था और फिर उपसंहार भी था। या और तरीके से भी हमने कई तरीके से इसके तत्व खोजे थे। तो एक तरीका तो कुछ लोग ये अपनाते हैं कि पहले तो उनको लिख देते हैं, जैसे प्रस्तावना, और फिर जो जो चीज़ें हैं वो सारी ऊपर हेडिंग के रूप में लिख देते हैं या शीर्षक के रूप में लिख देते हैं। जैसे पहली प्रस्तावना, दूसरी जैसे जीवन वृत्त या कुछ भी इस तरह से, या उपसंहार। तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती ऊपर। और जब शुरू करते हैं तो आप तो ये भी मत लिखिए कि मैं कहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ वहाँ प्रस्तावना लिखें। अक्सर क्या करते हैं कि जहाँ से लिखना शुरू करते हैं वहाँ प्रस्तावना कर देते हैं। ये हमारे 8वीं 10वीं तक की बात है। बच्चे पढ़ते हैं, उनके गुरुजन जांचते हैं, तो वो तो सिखा रहे होते हैं उस समय। जब बच्चा प्रस्तावना लिखता है तो उसको ये मालूम होता है कि प्रस्तावना में क्या लिखना है, और गुरुजन ये चेक करते हैं कि क्या वो प्रस्तावना में वही चीज़ लिख रहा है जो प्रस्तावना में होनी चाहिए। लेकिन एमए के स्तर पर, स्नातकोत्तर स्तर पर आकर के हम उस स्तर से ऊपर उठ जाते हैं, हमारा स्तर ऊंचा हो जाता है। तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है प्रारंभ में कि ये प्रस्तावना है, लेकिन उसमें लिखा वही जाना चाहिए जो प्रस्तावना में हो सकता है। ये नहीं हो कि प्रस्तावना वाली जगह पर आप कुछ और लिख दें, उपसंहार वाली बात लिख दें, तो गलत हो जाएगा। निबंध में आपके अंक पूरे नहीं आ पाएंगे, अंकों के कटने की समस्या आपके बन जाएगी। तो प्रस्तावना कैसे करेंगे? जिस लेखक पर आप लिखना चाहते हैं उस लेखक से जुड़ी हुई कोई घटना, वो समय जब लेखक था, वो स्थान जहाँ की लेखक हैं, वहाँ से कहीं से भी प्रारंभ कर सकते हैं, या उस समय की साहित्य की जो परिस्थितियाँ थी उनसे प्रारंभ कर सकते हैं और उनको उस लेखक के साथ जोड़ सकते हैं। वो हो जाती है प्रस्तावना। और प्रस्तावना इतनी आकर्षक होनी चाहिए कि पढ़ने वाला निबंध को आगे पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। तो यहाँ प्रस्तावना हो जाती है। उसके बाद उसका कलेवर शुरू होता है। मुख्य शरीर जो है निबंध का वो शुरू होता है, वो प्रारंभ हो जाता है। तो वो क्या, जैसे हमें प्रिय लेखक पर लिखना है, अब क्या होगा, सबसे पहले हम उसका जीवन वृत्त लिखेंगे कि लेखक कहाँ पैदा हुए, कब उनका जो है देहावसान हुआ, जन्म कहाँ हुआ, माता यदि माता पिता का नाम ध्यान हो सकता है तो वो भी लिख सकते हैं। फिर उसकी पढ़ाई कहाँ हुई, किस तरह से हुई, कैसी परिस्थितियों में हुई, वो सारा लिखेंगे। और फिर उसके कार्य क्षेत्र पर भी एक छोटी टिप्पणी वहाँ पर लिखेंगे कि इन्होंने अपने जीवन को चलाने के लिए कौन सा कार्य किया, कोई सरकारी नौकरी की, कोई व्यापार किया या कुछ और किया। अब जैसे वाल्मीकि की बात होती है तो वाल्मीकि क्या थे, पक्षियों को मारने वाले थे, शिकार करने वाले थे। तो वो एक विशिष्ट बात हुई या नहीं हुई। तो इसी तरह से हर लेखक के जीवन में कोई विशिष्ट बात होती है, वो आप यहाँ लिख सकते हैं जीवन वृत्त के अंतर्गत।
और फिर जब जीवन वृत्ति या उनके स्वभाव की विशेषताओं को ले लेंगे, वो हंसमुख थे, व्यवहार कुशल थे, ये सारी बातें उसी में आ जाएगी जीवन वृत्ति में। अगली जो बात आनी चाहिए वो है उस लेखक की रचनाएं या उस लेखक का रचना संसार। उसने हिंदी साहित्य में कितनी रचनाएं की, किस तरह की रचनाएं की, कौन सी विधाओं को उसने लिया, एक विधा को चुना या एक दो विधाओं को चुना, तीन विधाओं को चुना, या हिंदी की अधिकांश विधाओं में लिखा, क्योंकि अधिकांश लेखक एक या दो विधाओं को लेकर के ही चलते हैं। लेकिन कुछ लेखक ऐसे भी हैं जो हिंदी की या साहित्य की बहुत सी विधाएं होती है उन विधाओं में लिखते हैं। तो हमको यदि एक या दो विधाएं लेकर ही चलते हैं तो उनको ढूंढने में अधिक कठिनाई नहीं होगी। लेकिन बहुत सी विधाएं लिखने वाले, बहुत सी विधाओं में लिखने वाले जो लेखक हैं, उनको जब उसकी हम लिखेंगे रचना संसार के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में, उसके कृतित्व के बारे में, तो फिर थोड़ा सा हमको अधिक अध्ययन करना पड़ेगा, हमको याद भी अधिक रखना पड़ेगा और उसके बारे में ही हम लिखेंगे। तो प्रारंभ से लेकर अंत तक यदि हमको याद रह सकता हो तो हम जो प्रारंभिक रचनाएं हैं वो प्रारंभ में लिखेंगे और बाद की रचनाएं बाद में लिखेंगे। नहीं रहता है तो हम उपन्यासों को अलग छांट लेंगे, नाटकों को अलग छांट लेंगे, एकांकियों को अलग छांट लेंगे। अब जैसे प्रेमचंद जी हैं तो प्रेमचंद जी ने अधिक विधाओं में नहीं लिखा, उन्होंने ज़्यादातर गद्य विधाएं लिखी, यदि हैं भी तो वो ज़्यादा सामने नहीं आ पाई है। और गद्य विधाओं में भी कहानी और उपन्यास, और तीसरी कोई चीज़ है तो वो आप कह सकते हो कि निबंध रख सकते हैं हम। हालांकि वो निबंध उन्होंने निबंधों के रूप में लिखे नहीं, वो उन्होंने कहीं भाषण यदि देना था तो उन भाषणों को एकत्रित करके निबंध बनाए गए हैं। वो है जो साहित्य पर अपने विचार दर्शाते हैं प्रेमचंद जी उन निबंधों के माध्यम से। या तुलसी के बारे में कहें तो तुलसी के बारे में लिख सकते हैं आप, यही बातें, उसका रचना संसार। तुलसी ने काव्य लिखा, फुटकर भी लिखा और महाकाव्य भी लिखा, खंड काव्य भी लिखा, प्रबंध काव्य भी लिखा। तो उन्होंने काव्य में, पुराने समय में तो काव्य पूरे साहित्य को ही कहते थे, लेकिन हम वर्तमान काल के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, तो उन्होंने कविताएं ही अधिक लिखी, बड़ी और छोटी मान लीजिए आप। इसी तरह का जयशंकर प्रसाद को ले लीजिए, इन्होंने एकांकी, नाटक, उपन्यास, उपन्यास कम है, एकांकी और नाटक, और मूलतः ये कवि थे। तो हम इन लेखकों पर जब लिखेंगे तो इनकी रचना संसार पर ध्यान देंगे, अधिक ध्यान किस पर, जिस पर कि उनको मूल रूप से उनकी उस विषय पर पकड़ है, जाना जाता है। जैसे प्रेमचंद जी को उपन्यास और कहानीकार के रूप में जाना जाता है, जयशंकर प्रसाद जी को काव्य कवि के रूप में जाना जाता है और नाटककार, एकांकीकार के रूप में जाना जाता है। तो उनको क्रम से लिखेंगे, नाम लिखेंगे, और यदि ध्यान हो तो सन भी लिखें और उसके साथ साथ ये भी लिखें कि लेखक ने उनमें लिखा क्या है, संक्षेप में, दो दो तीन तीन पंक्तियों में। तो ये हो गया उनका रचना संसार। अगली बात आ सकती है उस रचना संसार की विशेषताएं। उन्होंने जो काव्य लिखा उनमें काव्यगत विशेषताएं कौन सी है, भावगत विशेषताएं कौन सी है। जो रीति सिद्धांत के अनुसार मान लीजिए या काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर मान लीजिए, जो जो विशेषताएं आपको ध्यान है और होनी भी चाहिए। यदि आप निबंध लिख रहे हैं तो वो आपको ध्यान होना चाहिए कि काव्य शास्त्र में कौन कौन से मानदंड काव्य के लिए तय किए गए हैं। तो उन मानदंडों पर ध्यान, उन मानदंडों को ध्यान रखते हुए
वो विशेषताएं आप लिखेंगे। जैसे भाषा कैसी है, शैली कैसी है, किन मुद्दों को उठा रहे हैं। प्रेमचंद जी ने अलग तरीके से अलग मुद्दे उठाए, प्रसाद जी ने अलग तरीके से अलग मुद्दे उठाए, और महादेवी वर्मा अलग ही चली। फिर पंत बिल्कुल अलग हो गए उनसे। उसके बाद फिर लेखकों ने अलग अलग लाइनें पकड़ी, आगे अलग चले। अश्क वगैरह प्रेमचंद जी की लाइन पे चले, हालांकि वो थोड़े से हट गए थे। तो उनकी विशेषताओं को हम लिखेंगे। तो यहां तक आपके स्पष्ट हो गया होगा कि हमें क्या क्या करना है। और रचनाओं को लिखते समय विशेष ध्यान देना है विशेषताओं को, कि इन्होंने ये चीज़ विशेष लिखी। यदि आप कोई गंभीर लेखक की बात कर रहे हों और उसके बारे में सोचते ही नहीं हो कि उन्होंने बालकों पर भी कोई रचना की होगी, तो उन्होंने यदि कोई बालकों पर रचना लिखी है तो वो भी आप लिखेंगे, विशेष ध्यान देते हुए लिखेंगे। जब हमने रचनाएं देख ली, उनकी विशेषताओं को देख लिया, तो अब ये देखेंगे कि उन लेखक का हमारे हिंदी साहित्य में कितना योगदान है और किस तरह का योगदान है, वो हम लिखेंगे। हर एक का अलग अलग योगदान है। द्विवेदी जी की बात करेंगे, अलग योगदान है। भारतेंदु जी की बात करेंगे, अलग तरह का योगदान है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करेंगे तो उनका योगदान अलग है। प्रेमचंद जी का योगदान अलग है। उन्होंने साहित्य, विश्व साहित्य में हिंदी साहित्य को एक सम्मानजनक स्थान दिलवाया। उससे पहले हिंदी साहित्य की विश्व साहित्य में कोई पहचान नहीं थी। द्विवेदी जी ने हिंदी को एक नया रूप दिलाया। प्रसाद ने पुरानी घटनाओं को, ऐतिहासिक घटनाओं को आधुनिक काल से जोड़ते हुए हमारे सामने बातें रखी, प्रेरणा लेने के लिए। तो सबका अलग अलग योगदान रहा। कहानी और उपन्यास में प्रेमचंद हमको आगे लेके गए, तो एकांकी और नाटक में जयशंकर प्रसाद लेके गए। हालांकि उनके नाटकों पर, एकांकियों पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि ये मंचनीय नहीं थे, मंच पर इनको खेला जाना थोड़ा कठिन था। लेकिन योगदान तो था। जहां हमारे यहाँ कुछ नहीं लिखा जा रहा था, वहां इन्होंने शुरू किया और एक सही लाइन पकड़ाई। तो अब हम योगदान के बाद सिर्फ एक चीज़ बचती है कि हमने जो ऊपर लिखा है, हमने जो ऊपर बताया है, उस सब को समेटें। तो समेटने में क्या होगा? हम मुख्य मुख्य बातों को लेंगे और उनको लेते हुए उस लेखक के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए अपनी बात को समाप्त करेंगे। अब वो समापन आप किस तरह से करते हैं, वो भी आपके निबंध पर मिले अंकों को प्रभावित करता है। जितने अच्छे तरीके से आप समाप्त करेंगे, जितने छोटे में आप समाप्त करेंगे और अपनी बात को पूरी तरह से कह सकेंगे, जो निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं वो यदि रख सकेंगे, तो आपका निबंध यहाँ पूरा हो जाता है। और उस हिस्से को क्या कहते हैं? उपसंहार। हालांकि हम लिखेंगे नहीं कि हम उपसंहार लिख रहे हैं, लेकिन अंतिम जो पैराग्राफ होगा, अंतिम जो पद होगा, अंतिम जो हिस्सा होगा, 1 या 2 पदों में होता है, या छोटे छोटे बनाओ तो 3-4 पद हो जाते हैं, वो उपसंहार के रूप में होगा। और उनके योगदान को याद दिलाते हुए हम अपनी बात को वहाँ समाप्त कर देते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि जब आप निबंधकार पे निबंध लिखते हो, लेखक पे निबंध लिखते हो, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है। यदि आपने लेखक 5, 7, 10 छांट लिए हैं तो इस तरीके से तैयारी कीजिए। सबसे पहले उनका जीवन वृत्त और उनके कृतित्व को देखिए, और संभव हो सके तो उनका जो कृतित्व है, जो रचनाएं हैं, उनको पढ़ने का प्रयास भी कीजिए। और चलिए, रचनाएं पढ़ने को नहीं मिलती है तो विविध लेखकों को, विविध पुस्तकों में विविध लेखकों द्वारा जो बताया गया है उनके साहित्य पर बातें,
उनको देखिए, उससे क्या आपको उनकी विशेषताओं का पता लग जाता है। और विभिन्न समालोचकों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि इनका साहित्य कैसा है या कैसा था, और उसका उस वक्त के साहित्य में, आज के साहित्य में या समाज पर या देश पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये सारी बातें अपने को निबंध लिखते समय, खास तौर से प्रिय लेखक का निबंध लिखते समय हमको ध्यान करनी पड़ेगी। कल या तो हम इसी पे और आगे स्पष्ट करते हुए चलेंगे, या फिर कोई लेखक जो है वो लेंगे। यदि मेरे कोई लेखक ध्यान में आ गए जिन पे अपने अच्छी तरह से बातचीत कर सकें, तो फिर उस लेखक को हम लेके चलेंगे कि उन लेखक पर हमको क्या क्या किस किस तरह से लिखना है। इसी के साथ आप भी, यदि आपको ध्यान हो, जैसा भी हो, कम जानकारी है तो कम जानकारी के आधार पर भी आप निबंध लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि तात्विक तरीके से निबंध लिखने का अभ्यास आपका हो जाए। उसमें विषय वस्तु कम हो सकती है, आंकड़े कम हो सकते हैं, जानकारियाँ कम हो सकती है, लेकिन लिखने का तरीका, शैली वगैरह तो आपकी तैयार होगी। तो आप एक निबंध, किसी भी निबंधकार पे जो अब तक आपने सबसे अधिक जाना है, आपको पसंद है, उस पर लिखने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ आज का संवाद हम यहीं विराम करते हैं उसका। जय हिंद, जय भारत।